नमस्कार, मैं विके कुशवाहा एडवोकेट। पॉक्सो एक्ट 2012 के एमसीक्यू प्रश्नों के अगली सीरीज में हम 36 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 37 कहता है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत जो कोई किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा उसे कितनी अवधि तक के कारावास की सजा दी जा सकती है। पहला ऑप्शन है 1 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 3 वर्ष, तीसरा 7 वर्ष, चौथा है 5 वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन है बी, उसे जो है 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने की सजा जो है दी जा सकती है। इसके बाद प्रश्न नंबर है 38, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अंतर्गत अश्लील साहित्य के परिजनों के लिए बालक के उपयोग को परिभाषित किया गया है। पहला ऑप्शन है धारा 12, दूसरा ऑप्शन है 13, चौथा है 14, तीसरा है 14, चौथा है 15। तो इसका सही ऑप्शन है 13। धारा 13 में यह बताया गया है कि अश्लील साहित्य का प्रयोजन जो है कोई भी बालक के विरुद्ध करेगा तो धारा 13 के अंतर्गत उससे जो है दंडित किया जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर है 39, अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग करना। अगर कोई भी बालक का उपयोग करता है तो किसी बालक की जननेंद्रियों का प्रदर्शन करता है, उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में करता है, किसी बालक का अशोभनीय और अश्लीलतापूर्ण प्रदर्शन करता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है चौथा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। इसके बाद प्रश्न नंबर है 40, धारा 13 के प्रयोजन के लिए किसी बालक का उपयोग पद के अंतर्गत आता है। क्या माना जाएगा कि जो है धारा 13 के अंतर्गत उसका उपयोग किया है। अश्लील सामग्री को तैयार करना या उत्पादन करना, पारेषण या प्रकाशन करने के लिए, मुद्रण करने के लिए, इस प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के माध्यम से जो है बालक को अंतर्वलित करना। और चौथा ऑप्शन है वो डी, उपरोक्त सभी। का सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। इसके बाद प्रश्न नंबर 41 है, अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए बालक के उपयोग के लिए दंड का उपबंध किस धारा में दिया गया है। अश्लील साहित्य के लिए दंड का उपबंध जो है वो धारा 14 में दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सही है वो सी। इसके बाद 42, अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालक के उपयोग के लिए दंड। अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए अगर बालक के उपयोग के दंड का प्रावधान जो है वो दिया गया है। दंड कहाँ, कारावास जो 5 वर्ष से कम का नहीं होगा और जुर्माना द्वितीय या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि की दशा में कारावास जो है वो 7 वर्ष से कम का नहीं होगा। अगर एक बार इससे संबंधित अपराध के लिए वो दंडित किया जा चुका है तो दूसरी बार जो दोष सिद्धि होगी वो 7 वर्ष से कम की नहीं होगी। इसका सही ऑप्शन है सी। इसके बाद प्रश्न नंबर 43, इस धारा के अंतर्गत बालक को अंतर्ग्रस्त करने वाले अश्लील साहित्य के भंडारण के लिए दंड की व्यवस्था है। अश्लील साहित्य का भंडारण है, इसका पर्पज जो है वो बिजनेस के रूप में होना चाहिए या इंटरनेट पर जो है इसके लिए होना चाहिए। इसका सही ऑप्शन जो है वो है ए, धारा 15। इसके बाद आता है 45, इसका ऑप्शन जो है वो है 16, धारा 16। इसके बाद प्रश्न नंबर है 44, बालक को अंतर्गत करने वाले अश्लील साहित्य के भंडारण के लिए दंड। भंडारण के लिए दंड जो है वो जुर्माना जो 5,000 रुपये से कम का नहीं होगा। द्वितीय पश्चातवर्ती पर जुर्माना 10,000 से कम का नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन जो है वो सी है, यानी कि दोनों, दोनों। इसके बाद प्रश्न नंबर जो है वो है 45। 45 कहता है कि किस बालक को अंतर्गत करने वाले अश्लील साहित्य का रिपोर्टिंग के विहित प्रयोजनों के सिवाय किसी रूप में भी पारेषण, प्रदर्शन या प्रचार या वितरण न्यायालय के साक्ष्य में उपयोग के लिए
दंड है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि रिपोर्टिंग के सिवाय जो उसके अश्लील साहित्य से संबंधित है, अगर उसका कोई प्रदर्शन करेगा, प्रचार करेगा, न्यायालय के साक्ष्य के लिए उपयोग में उसको उपयोग के लिए जो है रखेगा, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कितने दंड से दंडित किया जाएगा। का सही ऑप्शन जो है वो है डी, 3 वर्ष तक के कारावास से उसको दंडित किया जा सकता है। इसके बाद प्रश्न नंबर है 46, क्या किस बालक को अंतर्गत करने वाले अश्लील साहित्य का न्यायालय में साक्ष्य के रूप में जो है उपयोग लाया जा सकता है? हाँ, उपयोग लाया जा सकता है, बालक की अनुमति इसके लिए आवश्यक नहीं है। इसके बाद प्रश्न नंबर 47, किसी बालक को अंतर्गत करने वाले अश्लील साहित्य का वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए, वाणिज्यिक इसका मतलब है पोर्नोग्राफी के लिए, कमर्शियल पर्पज के लिए अगर करता है कोई पोर्नोग्राफी, तो जो है वो व्यक्ति जो कारावास 3 वर्ष से कम का नहीं होगा, 5 वर्ष तक का हो सकता है, और जुर्माना पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर जो है कारावास 5 से कम का नहीं होगा, 7 वर्ष तक का हो सकता है। वो दोनों से दंडित किया जाएगा, उपरोक्त दोनों से जो है दंडित किया जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर है 48, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अंतर्गत किसी अपराध का दुष्प्रेरण जो है परिभाषित किया गया है? दुष्प्रेरण को परिभाषित किया गया है। इसका सही ऑप्शन है जो बी है, 16 के अंतर्गत जो है धारा 16 में दुष्प्रेरण को परिभाषित किया गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर जो है वो 49 है, एक विद्यालय शिक्षक की पत्नी जानबूझकर अपना घर छोड़कर चली जाती है जिससे उसका पति वहां उपस्थित छात्रा से बलात्कार कर सके, उसका आपराधिक दायित्व क्या है? उसने क्या किया है? तो ये कॉन्स्पिरेसी हुई, यानी कि अब दुष्प्रेरण। ऑप्शन नंबर बी, वह यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 16 के अंतर्गत दुष्प्रेरण की दोषी होगी। इसके बाद प्रश्न नंबर है 50, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में दुष्प्रेरण के लिए जो है दंड की व्यवस्था की गई है? दंड जो है किस धारा में बताया गया है? इसके लिए ऑप्शन नंबर है 17 में जो है दंड की व्यवस्था की गई है। इसके बाद प्रश्न नंबर है 51, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अंतर्गत किसी अपराध को कारित करने के प्रयास के लिए दंड निर्धारित किया गया है? प्रयत्न के लिए, अटेम्प्ट के लिए जो है दंड का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? इसका जो सही ऑप्शन है वो धारा 18, धारा 18 में जो है इसके प्रयत्न के लिए भी दंड की व्यवस्था की गई। इसके बाद जो है 52, प्रश्न नंबर 52 है, जो कोई लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करने का प्रयास करता है वो दंडनीय होगा कारावास की अधिकतम अवधि के आधे तक का, अधिकतम अवधि की आधे तक का। ए और बी दोनों सही हैं, यानी कि आजीवन कारावास से आधे तक का और अधिकतम कारावास जो उसके लिए निर्धारित है उसके आधे तक से दंडित किया जाएगा। इसके बाद है धारा 53, पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 19 के अंतर्गत उपबंध किया गया है। 19 के अंतर्गत क्या उपबंध किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए है अपराधों की रिपोर्ट करना, अपराधों को परिवाद करना, अपराधों का शमन करना शामिल है ही नहीं, प्रयत्न शामिल है नहीं। इसका सही ऑप्शन जो है ए है, अपराधों की रिपोर्ट करना। के बाद प्रश्न नंबर है 54, कोई व्यक्ति जिसके अंतर्गत बालक भी है, जिसे आशंका है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किए जाने की संभावना है या जानकारी रखता है कि ऐसा कोई अपराध किया गया है, वो उसकी जानकारी उपलब्ध कराएगा। कहाँ उपलब्ध कराएगा? या तो जो है विशेष किशोर पुलिस यूनिट को देगा या स्थानीय थाने को देगा। इसका सही ऑप्शन जो है वो डी है। इसके बाद प्रश्न नंबर है 55, जहां विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस का यह समाधान हो जाता है कि बालक जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है
उसकी देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है तथा वह कार्डों को लेखबद्ध करने के पश्चात उसे यथाविहित रिपोर्ट के 24 घंटे के भीतर तुरंत रखने के लिए व्यवस्था की जाएगी। कहाँ रखा जाएगा उसे जो है रखा जाएगा? पहला ऑप्शन है देखरेख और संरक्षण में। दूसरा ऑप्शन जो है वो है संरक्षण गृह में, निकटतम अस्पताल में, उपरोक्त सभी डी से कहीं भी जो है इसमें से रखा जा सकता है। इसके बाद प्रश्न नंबर है 56। विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस यूनिट अनावश्यक विलंब के 24 घंटे के भीतर धारा 19 के तहत मामले की रिपोर्ट करेगी। इसको रिपोर्ट करेगी बाल कल्याण समिति को करेगी, यहाँ उसकी काउंसलिंग होगी। विशेष न्यायालय, सेशन न्यायालय, उपरोक्त सभी। सेशन न्यायालय को ही विशेष न्यायालय बनाया जाएगा, तो इसको भी। इसके बाद है धारा 57। पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 21 के अंतर्गत कोई व्यक्ति जो धारा 19 या 20 के अधीन अपराध किए जाने की रिपोर्ट करने पर जो है वो विफल रहता है तो वह दंडनीय होगा। कितने तक से दंडनीय किया जा सकता है? 6 माह तक के कारावास से उसे जो है दंडित किया जा सकता है। अगर वह अपराध की सूचना देने, कोई भी अपराध हुआ है या होने की संभावना है, अगर उसके संबंध में उसकी जानकारी उसको है और वो जानबूझकर ऐसी सूचना नहीं देता है तो 6 माह तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 58। थाने के बाल साधक अधिकारी को एक बालिका ने सूचना दी कि उसका लैंगिक दुरुपयोग हुआ है, परंतु उसने इसकी सूचना की अभिलिखित नहीं की। उसने कोई अपराध किया है? वह सूचना को अभिलिखित थाने के भारसाध को एक बालिका ने सूचना दी कि उसका लैंगिक दुरुपयोग हुआ है, परंतु उसने उसकी सूचना को अभिलिखित नहीं किया। क्या उसने कोई अपराध किया है? थाने के भारसाधक अधिकारी के द्वारा कोई जो है अपराध किया गया है? बिल्कुल, वो उसकी सूचना को अभिलिखित नहीं करने का दोषी है और इसमें वो 6 माह तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 59। किसी कंपनी या किसी संस्था के बारसाधक अधिकारी जो अपने नियंत्रणाधीन किसी अधीनस्थ के संबंध में 19(1) के दिन किसी अपराध के किए जाने की रिपोर्ट करने में असमर्थ रहता है तो वह दंडनीय होगा। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। का सही ऑप्शन जो है वो है डी, 4 वर्ष। इसके बाद प्रश्न नंबर 60। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अंतर्गत मिथ्या परिवाद या सूचना देने पर दंड का निर्धारण धारा 22 में है। इसके बाद प्रश्न नंबर है 61। धारा 3, 5, 7, 9 के अधीन किए गए अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति को उसके विरुद्ध अपमानित करने, उद्धापित करने या धमकाने, बदनाम करने के आशय से मिथ्या परिवाद करता है या सूचना उपलब्ध कराता है तो ऐसा व्यक्ति जो है दंडित किया जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति 6 माह तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। लेकिन अगर सूचना देने वाला ऐसा कोई बालक है तो उसे दंडित नहीं किया जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर जो है वो है 62। धारा 62 22(2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 प्रावधान करते हैं जहां किसी बालक के द्वारा मिथ्या परिवाद किया गया है या मिथ्या अपना सूचना उपलब्ध कराई गई है तो ऐसे बालक जो है ऑप्शन नंबर इसका ए से, यानी कि उस पर कोई भी दंड अधिरोपित नहीं किया जाएगा। 63। जो कोई व्यक्ति जो बालक नहीं है किसी बालक के विरुद्ध कोई मिथ्या परिवाद करता है या मिथ्या सूचना ये जानते हुए उपलब्ध कराता है कि ऐसा बालक इस अधिनियम के अधीन किन्हीं पदों के लिए उत्पीड़ित होगा तो ऐसा व्यक्ति जो है वो दंडनीय होगा। किससे दंडनीय होगा? 1 वर्ष तक का कारावास, 2 वर्ष तक का, 3 वर्ष तक का, 4 वर्ष तक का। जो सही ऑप्शन है वो है 1 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा।
इसके बाद प्रश्न नंबर है 64। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अंतर्गत मीडिया के लिए प्रक्रिया का उपबंध किया गया है? मीडिया के लिए प्रक्रिया का उपबंध जो है धारा 23 में किया गया है। यानी कि बालक के हित में अगर कोई प्रकाशन है तो वो कर सकती है, अन्यथा न्यायालय की इजाजत के बिना ऐसा कोई भी प्रकाशन नहीं कर सकता, जिससे कि बालक की गरिमा भंग हो। प्रश्न नंबर है 65। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत बालक के कथन को अभिलिखित किस धारा के अंतर्गत अभिलिखित किया जाएगा? बालक का कथन जो है वो किस धारा के अंतर्गत अभिलिखित किया जाएगा? इसका सही ऑप्शन है बी, धारा 24 के अंतर्गत। और एक चीज इसमें है 183 BNSS, अब पूर्व में 164। लिखते समय अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, यह सिर्फ पक्षों में ही है, अन्य में अधिवक्ता की उपस्थिति अनुज्ञात, यानी कि उसकी उपस्थिति में बयान मजिस्ट्रेट लिख सकता है। उसके एकिस्ट के अधिवक्ता का होना आवश्यक है। इसके बाद प्रश्न नंबर है 66। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी शर्तों का पालन बालक का परीक्षण अथवा उसके बयान अभिलिखित करते समय की जानी चाहिए? बालक का कथन उसके निवास और ऐसी जगह जहां वह साधारणतः निवास करता है उसके पसंद के स्थान पर अभिलिखित किया जाएगा। संभव हो बयान उपनिरीक्षक से अन्य महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिखा जाए जो वर्दी में नहीं होना चाहिए। और अन्वेषण अधिकारी ये सुनिश्चित करेगा किसी समय बालक और अभियुक्त को जो है संपर्क न आए। सही ऑप्शन डी है, प्रोफेसर। इसके बाद प्रश्न नंबर है 67 जो है कहता है कि लैंगिक हमले से पीड़ित बच्चे के कथन को अभिलिखित करने वाले अधिकारी का स्तर जो है उपनिरीक्षक से न्यून नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, न SI सब इंस्पेक्टर। इसके बाद प्रश्न नंबर है 68। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन को अभिलिखित करने का उपबंध है? धारा 24। 1 मिनट, 24 नहीं है, इसका सही ऑप्शन है धारा 25। धारा 25 में जो है बालक के कथन को अभिलिखित करने का जो है प्रावधान है। धारा 24 161 के बयान से संबंधित है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 69। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 25 के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए जाने वाला बालक का कथन जो है अभियुक्त की अनुपस्थिति में दर्ज, अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में दर्ज किया जाएगा, अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में दर्ज नहीं किया जाएगा। ये सही है, ऑप्शन नंबर बी, अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में दर्ज नहीं किया जाएगा, यानी कि अभियुक्त के अधिवक्ता को उपस्थित होने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर है 70। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 26 के अनुसार मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी किसकी उपस्थिति में बालक द्वारा बोले गए कथन को अभिलिखित करेंगे? बालक के माता पिता, ऐसा व्यक्ति जिस पर बालक का भरोसा हो या विश्वास हो। इसका सही ऑप्शन है डी। इसके बाद प्रश्न नंबर है 71। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 27 के अनुसार उस बालक की चिकित्सीय परीक्षा जिसके बाद कोई अपराध किया गया दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164 का के अधीन संचालित की जाएगी। उसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवार दृष्टिकृत होने पर। इसका सही जो ऑप्शन है वो है बी, प्रथम सूचना या परिवार। लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 27 के अनुसार उस बालक की चिकित्सीय परीक्षा जिसके बाद कोई अपराध किया गया है दंड प्रक्रिया 1973 की धारा 164 का के अधीन अनुसार संचालित की जाएगी। कब की जाएगी? इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवार।
कब? जब प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद रजिस्ट्रीकृत न होने पर भी। सही कहा। अगर कोई अपराध हुआ है इससे संबंधित, तो अगर प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद न भी लिखा गया हो तब भी उसका मेडिकल होगा। ये इम्पोर्टेंट है, ना जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन जो है घुमा देते हैं, इनको जो है हमें संभल कर हल करना चाहिए, जो आते हुए भी गलत हो जाते हैं। इसके बाद 72 है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में अपराधों का शीघ्र विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय की व्यवस्था की है? विशेष न्यायालय धारा 28। इसके बाद पॉक्सो अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत विशेष न्यायालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा पदाभिहित किया गया है? राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके विशेष न्यायालय का गठन करेगी और वो सेशन कोर्ट के बराबर। इसके बाद है 74, यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत अपराधों का विचार किया जाएगा। अपराधों का विचार जो है विशेष न्यायालय द्वारा किया जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 75, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत अपराध विचारणीय हैं और विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय होंगे। कतिपय अपराधों के दुष्प्रेरण और प्रयत्न की अवधारणा के बारे में उपबंध जो है कहाँ दिए गए हैं? अवधारणा और उसके अपराधों के बारे में उपबंध दिए गए हैं वो 29 में, धारा 29 में। अभियुक्त की आपराधिक मानसिक दशा के बारे में उपबंध जो है वो दिए गए हैं धारा 30 में। इसके बाद लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के समक्ष कार्रवाइयां किस अधिनियम के अंतर्गत होंगी? विशेष न्यायालय के समक्ष जो है वो कार्रवाइयां दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत आएंगी। 79, विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के बारे में। विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति जो है धारा 32 के अधीन होगी और 7 वर्ष का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, 7 ईयर। 80, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के उपबंधों के अधीन मामलों का संचालन करने के लिए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति जो है वो राज्य सरकार करेगी। 81, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के समक्ष कौन कार्रवाइयों का संचालन करेगा? विशेष लोक अभियोजक करेगा। इसके बाद 82 है, कोई व्यक्ति विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त का पात्र तभी होगा यदि उसने अधिवक्ता के रूप में 7 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया हो। इसके बाद प्रश्न नंबर है 83, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत कोई विशेष न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान जो है ले सकता है। संज्ञान कब ले सकता है? ऑप्शन नंबर ए है 32, बी 33, सी 34 और डी 35। कब ले सकता है संज्ञान? धारा 33 के अंतर्गत संज्ञान जो है ले सकता है। संज्ञान काहे पर लेगा? पुलिस रिपोर्ट पर लेगा और परिवार पर, दोनों पर ले सकता है। स्पेशल कोर्ट FIR पर और परिवार पर। इसके बाद 84, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत कोई विशेष न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान ले सकेगा। विशेष न्यायालय संज्ञान जो है ले सकता है। काहे पर ले सकता है? इसका जो सही ऑप्शन है वो है मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी को विचारण के लिए सुपुर्द किए जाने के बिना भी ले सकता है। एक परिवार पर भी ले सकता है और FIR पर भी ले सकता है। धारा 33 के अनुसार विशेष न्यायालय की प्रक्रिया एवं शक्तियों के बारे में क्या उपबंध है? इसका सही ऑप्शन जो है वो है डी, सभी। यानी कि
लो के वियोजक परीक्षा अभिलिखित करते समय बालक से पूछे जाने वाले प्रश्न विशेष न्यायालय को बताएगा और जो पुनः उन प्रश्नों को बालक के समक्ष रखेगा। इसके अलावा विचारण के दौरान बार बार उसे विराम भी दे सकता है। उपस्थिति उसके परिवार की किसी भी सदस्य की उपस्थिति में मित्रतापूर्ण वातावरण होना आवश्यक है। 86 धारा 33 के अनुसार विशेष न्यायालय की प्रक्रिया में शक्तियों के संबंध में क्या? इसका भी ऑप्शन जो है डी सही है। पहचान प्रकट नहीं की जाएगी, बालक के चरित्र हनन से संबंधित प्रश्न जो हैं वो नहीं पूछे जाएंगे और परीक्षण के लिए बार बार बुलाया नहीं जाएगा। 87 जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी बालक के द्वारा किया जाता है वहां ऐसे बालक पर उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जाएगी, वहां ऐसे बालक पर जो है जेजे एक्ट के अधीन कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद है 88 धारा 35 के दिन बालक के साक्ष्य को विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिए जाने के 30 दिन के भीतर जो है अवलोकित करना चाहिए। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय अपराध का संज्ञान लेने के कितने दिनों के अंदर विचारण पूर्ण करने का प्रयास करेगा? तो इसका सही ऑप्शन है 1 वर्ष के अंदर जो है विचारण पूर्ण करने का प्रयास करेगा। 90 प्रश्न नंबर 90 है धारा 36 के अनुसार इनमें से क्या सही है? धारा इसका ऑप्शन नंबर ए है बालक किसी भी प्रकार से साक्ष्य के लिखित किए जाने के समय अभियुक्त के सामने प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। ठीक है, सही है। बालक का कथन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी लिखा जाता है। सही है। इसका सही ऑप्शन जो है वो है चौथा बी, ए और बी दोनों, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी इसका बयान लिखा जा सकता है और अभियुक्त का सामना नहीं कराया जाएगा। लेकिन अभियुक्त का सामना नहीं कराया जाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि अभियुक्त की अनुपस्थिति में बयान लिखा जाएगा, यानी कि अभियुक्त या अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में बयान लिखा जाएगा लेकिन उसका सामना बालक से नहीं होना चाहिए। इसके बाद प्रश्न नंबर है 91 किस धारा के अंतर्गत बच्चों को विशेषज्ञ की सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शन के लिए उपबंध की व्यवस्था की गई है? यानी कि कोई विशेषज्ञ की सहायता जो है धारा 39 के अधीन ली गई है। 39 में व्यवस्था ली गई, विशेषज्ञ की सहायता ले सकता है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में बालकों को विधि व्यवसायी की सहायता लेने के लिए वो किया गया है? विधि व्यवसायी की सहायता भी जो है ले सकता है। धारा 40 इसके संबंध में बात करता है। इसके बाद है 93 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में अनुकल्पित दंड की व्यवस्था की गई है? अनुकल्पित दंड की व्यवस्था धारा 42 में की गई है। इसके बाद धारा 94 है। धारा 94 जो है बात करता है कि पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 43 प्रावधान करती है। 43 जो है किस बात के बारे में प्रावधान करती है? अधिनियम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, अनुकल्पित दंड के लिए। सही ऑप्शन जो है वो है अधिनियम की क्रियान्वयन के लिए मॉनिटरिंग करने के संबंध में जो है धारा 94 अधिनियम की जागरूकता के बारे में बात करती है कि अधिनियम की जागरूकता फैलाने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे। इसके बाद धारा 95 प्रश्न नंबर 95 है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में अधिनियम के बारे में केंद्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा लोक जागरूकता के लिए उपाय के बारे में बात की गई, यानी कि लोगों को इसके बारे में जागरूक करेंगे। 43 में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में केंद्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति दी गई है? नियम बनाने की शक्ति जो है धारा 45 में दी गई है। 46 में दिया गया है कि कोई कठिनाइयाँ वगैरह हैं तो उनके संबंध में उनको दूर करने की। सदैव ये था पॉक्सो एक्ट के महत्वपूर्ण जो विशेष MCQ थे जो परीक्षाओं में पूछे जाने हैं, जरूर इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है भले ही मेजर एक्ट के प्रश्न 1-2 छूट जाएं या
किसी कारणवश गलत हो जाएं, लेकिन जो एक्ट हैं, ये स्पेशल एक्ट हैं, इनसे संबंधित प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। ये बोनस मार्क होते हैं, इसलिए इनकी तैयारी भी करनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।